हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उस टॉपिक की 2 क्लास हम लोगों को हो गई हैं। इसके बाद आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर। देखिए जो संधारित्र आपका है ये व्यवहारिक दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है ही, व्यवहारिक दृष्टि से आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, मैं समझता हूँ लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में संधारित्र का प्रयोग होता है, कैपेसिटर का प्रयोग होता है। देखिए हमारे पास ये एक, आप देखिए इसमें ये जो बहुत छोटा सा आपका ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, संधारित्र है। इसी तरीके से ये देखिए आपका पंखे में यूज होता है, सभी ने देखा, ये संधारित्र है। तो संधारित्र का व्यवहारिक उपयोग, चाहे आपका मोबाइल हो, मोबाइल का चार्जर हो, टेलीविज़न हो और आपके एलईडी हो, लैपटॉप हो, सभी में लगभग ऐसी कोई मशीन नहीं है विद्युत जो इलेक्ट्रिक मशीन जिसमें कि संधारित्र का उपयोग न होता हो। तो ये हर मशीन में उपयोग होने वाला, हर इलेक्ट्रिक मशीन में उपयोग होने वाला एक बहुत ही छोटा आपका उपकरण है, बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए संधारित्र के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, अब देखिए कि आपके पास अगर एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने पानी भरना शुरू किया तो इसमें कितना पानी आएगा जरा बताइए। इसमें उतना ही पानी आएगा जितना इस बर्तन की धारिता है। चलिए, इस बर्तन की धारिता 2 लीटर है तो इस बर्तन में पानी कितना आएगा, 2 लीटर। हम आपसे कहें नहीं, इसमें 3 लीटर पानी भरिए, कुछ भी करो, इसमें 3 लीटर पानी भरिए, तो आप क्या करोगे, या तो इस बर्तन का आकार बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बर्तन का आकार बढ़ा देंगे, तो आकार बढ़ाने के बाद आपका इसमें 3 लीटर पानी आ जाएगा। दूसरा आप और क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि एक दूसरा बर्तन लेंगे और इस बर्तन को पाइप से जोड़ देंगे आपस में ऐसे, ठीक है, तो इसका कुछ पानी इसमें आ जाएगा। जब इसका कुछ पानी इसमें आ जाएगा तो आप पुनः क्या करोगे, इसमें कुछ पानी का तल घट जाएगा, द्रव का तल घट जाएगा। जब ये तल घट जाएगा तो आप इसमें फिर और अधिक, जो हमने बताया 1 लीटर पानी और अधिक डाल सकते हो इसमें, ठीक है। इस तरीके से पुनः उसका तल वहीं तक पहुंच जाएगा, आप इसमें जब और पानी डालोगे। ऐसे देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक चालक है, ये देखिए क्या है, एक चालक है। चालक सभी जानते हो, लोहे का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का एक प्लेट है, ठीक, पतली प्लेट, एक चालक है। इस चालक को जब हम चार्ज करेंगे तो क्या बढ़ेगा, जैसे इस चालक को आप आवेशित करोगे तो आवेश का तल बढ़ता है। आप जानते हो क्या बढ़ता है, आवेश का तल। आवेश के तल को क्या कहते हैं, विभव। तो इसका विभव बढ़ेगा। जब इसका विभव पूरा हो जाएगा, क्या बढ़ेगा, जैसे हमने इसको चार्ज किया, चलो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया, तो इसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। जब इसका विभव पूरा हो जाए, जिस तरीके से यहाँ आपने पानी डाला था, जब पानी का तल पूरा हो गया था यहाँ तक, फिर आप और अधिक पानी डालोगे तो इस बर्तन में नहीं आएगा, वो बर्तन से बाहर जाएगा। इसी तरीके से जब इसका विभव पूरा हो जाएगा तब आप इसको और अधिक चार्ज दोगे, आवेश दोगे, तो वो आवेश जो है वो क्या होगा, इसके संपर्क में जो भी माध्यम होगा, वायु होगा, अन्य कोई माध्यम होगा, तो उसमें वो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। लेकिन हम कहें नहीं, इसको और अधिक आवेश देना है आपको, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि इस चालक का आकार बढ़ा दोगे। चालक का आकार बढ़ाने से इसका विभव बढ़ जाएगा तो इसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इस चालक के पास एक दूसरा चालक लाएं। क्या लाएं, एक दूसरा चालक लाएं, इस चालक के बहुत निकट। जब हम इस चालक के बहुत निकट एक दूसरा चालक लाएंगे
इस तरीके से हम दूसरा चालक लाएंगे तो क्या होगा, प्रेरण के कारण इस चालक के भीतरी सतह पर निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, और अगर हम बाहरी पृष्ठ को अर्थ से संबंधित कर दें तो वो जो बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ से आने इलेक्ट्रॉनों द्वारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन होगी, जो हमारे पास दोनों चालक हैं वो दोनों हमारे चालक इस तरीके से रखे हैं, ऐसे ही चालक प्लेट है। ठीक है, तो हमने इसको चार्ज किया पॉजिटिव चार्ज से, तो इस वाला ये जो दूसरा चालक है इसकी भीतरी सतह पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये भी कैसे आया ये भी आप लोग देख लीजिए। पॉजिटिव देखिए, हमारा ये चालक था तो ये चार्जर जो है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करेगा। कौन, ये वाला चालक। ठीक है, ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब आप देखिए दूसरा वाला जो चालक था, जो डिस्चार्ज था, तो वो जब वैद्युत क्षेत्र में उसको रखेंगे तो उसके भीतर क्या होते हैं, किसी चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन, धनायन होते हैं। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। कितना वैद्युत बल है, F इक्वल QE, ये वैद्युत बल लगेगा। इस वैद्युत बल की डायरेक्शन ऋणावेश पर किधर होती, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इसके भीतर जितना ऋणावेश होगा, मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, उन पर वैद्युत बल इधर को लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में। तो पूरा का पूरा जो ऋणावेश है वो इधर को जाएगा। ठीक है, इधर को। अब जो धनावेश होगा, यानी धनावेश क्या है, धनायन। ठीक है, तो जो धनायन होंगे, धनायन कैसे, आपको पीछे बताया था कि जिस परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है वो परमाणु क्या कहलाता है, उस पर एक पॉजिटिव इकाई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम लोग धनायन कहते हैं। तो जो धनायन होगा उस पर भी वैद्युत बल लगेगा और वो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव धनायन होंगे वो सब इधर को जाएंगे, इधर को मूव करेंगे, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सब इधर को आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ऋणावेश आया है इस प्लेट पर, वो ऋणावेश पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा, ये देखिए ये ऋणावेश है वो धनावेश की अपेक्षा इस प्लेट के ज्यादा निकट है। ठीक, इसका जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा इसके अधिक निकट है। अतः ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसके चार्ज को, इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ क्या करेगा, कुछ कम कर देगा। ठीक है, जब इसके आवेश को कम कर देगा तो इसका मतलब इसका क्या कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। इसका क्या कम हो जाएगा, जो जिस तरीके हमने आपको यहाँ समझाया था कि अगर आप इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दें किसी तरीके से तो फिर पानी का तल गिर जाएगा। अब जब पानी का तल गिर जाएगा तो हम पुनः इसको यहाँ तक लाने में और अधिक पानी इस बर्तन में डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब इसका आवेश कम हो जाएगा तो इसका विभव घट जाएगा। क्या घट जाएगा, इसका विभव घट जाएगा। किसका विभव घट जाएगा, पहले चालक का। जब विभव घट जाएगा तो इसको पुनः उसी विभव तक लाने में और अधिक आवेश दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका यही संधारित्र हो गया। क्या संधारित्र हो गया कि संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, यहां हमने चालक का आकार परिवर्तित नहीं किया, जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। एक बार सुन लीजिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संधारित्र को बनाने के लिए हमें चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना है, आकार में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन उसके पास एक दूसरा चालक भी लाना है। ये देखो दूसरा चालक रखा गया। ठीक है, तो व्यापक रूप से हम संधारित्र को किस तरीके डिफाइन करें, देखिए यहाँ पर कि संधारित्र के लिए हमें दो चालक की जरूरत पड़ेगी और इन दोनों चालकों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, दोनों चालकों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है लेकिन प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अब व्यापक रूप में हम संधारित्र क्या देखेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें
जिसमें दो चालकों पर आवेश का परिमाण बराबर व प्रकृत विपरीत होती है तथा दोनों चालक एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, फिर एक बार सुनिए कि संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिन पर आवेश का परिमाण बराबर व प्रकृत विपरीत होती है तथा दोनों चालक एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, समझ गए। इन दोनों चालकों को, इन चालकों को संधारित्र की क्या कहते हैं? प्लेट। इसको संधारित्र की प्लेट और इसको भी आप संधारित्र की प्लेट कहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से संधारित्र में क्या होता है कि दो चालक होते हैं जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। एक चालक को अर्थ से संबंधित कर देते हैं और एक चालक को हम वैद्युत स्रोत से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने अभी एक संधारित्र दिखाया था। इस संधारित्र में ये देखो आपको दो तार दिखाई दे रहे हैं। एक किससे जोड़ते हैं? जहां हम किसी स्रोत से लगाते हैं, वैद्युत स्रोत से, तो उसमें एक तो आपका पॉइंट स्रोत का होता है, एक अर्थ का होता है। इस तरीके से एक अर्थ से लग जाएगा, एक स्रोत से लग जाता है। ठीक, तो ये आपका संधारित्र हो गया। ठीक, अब देखिए आप संधारित्र की धारिता, आगे हेडिंग क्या देखते हैं? संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। देखिए धारिता माने संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। तो संधारित्र की धारिता किसके बराबर होती है? देखिए संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण Q व दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, देखिए यहाँ पर विभवांतर स्थापित होता है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता C कहते हैं। तो धारिता C बराबर क्या आ जाए? Q/V फैराड। यह आपकी संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, अब देखिए ये संधारित्र की प्लेटों के बीच या तो रिक्त स्थान रखा जाता है, मीन्स उसमें वायु होती है, या प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या भरा जाता है? परावैद्युत पदार्थ। तो संधारित्र इस परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य होता है? परावैद्युत पदार्थ का कार्य, किसमें कार्य? संधारित्र में। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य। परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जब ये टॉपिक शुरू किया था वैद्युत धारिता, तो पहले लेक्चर में परावैद्युत के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, तो आप लोग परावैद्युत पदार्थ जानते हो। किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम बताइए जो संधारित्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। जैसे मोम है, कागज है, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। आपका मोम, कागज, अभ्रक, कांच, ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो देखिए जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो पहला हमको फायदा क्या होगा? पहला लाभ क्या मिलेगा कि संधारित्र की प्लेटें बहुत पास पास होती हैं तो उनका वैद्युत संपर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये काय का कार्य करेगा? वैद्युत रोधी का कार्य करता है। वैद्युत रोधी का कार्य करता है। ठीक है, इन प्लेटों को आपस में टच नहीं होने देता। ठीक, वैद्युत रोधन का कार्य करता है। नंबर 2 देखिए कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो हमने आपको एक समझाया था, बहुत अच्छे समझाया था कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है जब उसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र के मान को घटा देता है। यहाँ पर ये संधारित्र है, जब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ को भरेंगे तो परावैद्युत पदार्थ क्या करेगा? इसकी प्लेटों के भी जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान घटा देगा। ऐसा वैद्युत ध्रुवण के कारण होता है। थोड़ा सा आपको फिर हम बताए दे रहे हैं। देखिए कि परावैद्युत पदार्थ का जो अणु होता है, ये अणु है, जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक अणु आपका ये है और एक अणु ये है, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो क्या होगा कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के बीच आपेक्षिक विस्थापन होगा। जो धनावेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में गति करेगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर कोई पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसमें जो परमाणु है या अणु है, उस परमाणु अणु में जो धनावेश और ऋणावेश का केंद्रक होगा तो धनावेश किधर जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश किधर जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये होगा। ठीक है, ये इसमें
ये देखिए, ये धनावेश इसमें जो होगा वो किधर को मूव करेगा, धनावेश महावैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश महावैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो देखिए धन और ऋण, थोड़ा यहाँ पे हम आपको दूरी से दिखाई दे रहे हैं। ये आपका परावैद्युत पदार्थ था जो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये संधारित्र की प्लेटें हैं। इन प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ रखा। देखिए ये परावैद्युत पदार्थ मीन्स मोम या कागज जब आपने रखा तो क्या हुआ कि जो परावैद्युत पदार्थ के अणु हैं उनमें वैद्युत ध्रुवण होगा। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वैद्युत ध्रुवण का मतलब ये हो गया कि अणु में जो धनावेश और ऋणावेश का केंद्रक है उनके बीच आपेक्षिक विस्थापन होगा। धनावेश किधर मूव करेगा, महावैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो महावैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर को होगी। तो इसमें जो धनावेश होगा वो महावैद्युत इधर जाएगा और ऋणावेश महावैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसमें जो धनावेश है वो किधर जाएगा, महावैद्युत दिशा में, ऋणावेश इधर। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये देखिए अणु बहुत पास पास होते हैं, ये हमने दूर कर दिए, बहुत पास पास होते हैं। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये जो चार्ज होगा ये बहुत पास है, तो मिलकर जो है डिस्चार्ज करेंगे। ये देखिए ये क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो आप देखिए कि जो संधारित्र की जो प्लेट धनावेश से आवेश है उसकी तरफ क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। यहाँ पे ऋण 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 और इधर प्लस प्लस बचेगा। तो इसका मतलब इसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, EI। ठीक है, तो जब हम ये महावैद्युत क्षेत्र था तो जब परामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आप देखिए कि दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशाएं विपरीत हैं, तो घटा के निकलेंगे। EO आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EI ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो घट के निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो परामी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान घट जाएगा। ठीक है, किसका मान घट जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो संधारित्र है उनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या हो गया, ये परावैद्युत पदार्थ क्या करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को कम करता है। ठीक, ये संधारित्र जो है, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत आप पदार्थ रखोगे वो क्या करेगा, वो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित था उसका मान कम कर देगा। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/D। तो जब E का मान घटेगा तो प्लेटों के बीच विभवांतर का मान घटेगा, और जब विभवांतर का मान घटेगा तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। अतः ये बात सिद्ध हो गई कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उसका मान घटा देता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई। ठीक, आप आगे भी अभी पढ़ोगे कि संधारित्र की धारिता C बराबर KA ε0/D होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C = KA ε0/D। तो देखिए K का मान वायु के लिए कितना होता है, 1। अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से बड़ा होता है, K > 1। तो यहाँ पर जब K का मान 1 से अधिक आएगा तो हवा की अपेक्षा जब और कोई माध्यम रखेंगे तो C का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, थोड़ा सा इसको हम लोग वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर और देख लीजिए कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ये आ जाएगी कि जो अणु है वो अणु टूट जाएगा, उस अणु से जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इनके बीच आपेक्षिक विस्थापन बढ़ता जाएगा। एक स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग इसको कहेंगे परावैद्युत भंजन। क्या कहेंगे, परावैद्युत भंजन। भंजन माने आप जानते हो क्या होता है, टूटना, तोड़ना। ठीक है, तो परावैद्युत भंजन किसे कहा, किसी परावैद्युत पदार्थ को जब वैद्युत क्षेत्र रखा जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र का मान जब बढ़ाया जाता है तो एक स्थिति में परावैद्युत पदार्थ के
अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब परावैद्युत पदार्थ के अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तब यह घटना परावैद्युत भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है घटना? परावैद्युत भंजन। आपको पर ये परावैद्युत भंजन के बारे में बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए इसी में परावैद्युत सामर्थ्य, वैसे तो पीछे पढ़ा दिया है, एक बार फिर आप समझ लीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य, देखिए परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वैद्युत क्षेत्र का मान लगाना पड़ेगा। हमको वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना पड़ेगा। कहाँ? संधारित्र की प्लेटों पर, जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या किसी परावैद्युत पदार्थ के ऊपर, किसी परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर हमें क्या स्थापित करना पड़ेगा? एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना पड़ेगा। और वैद्युत क्षेत्र का मान हम बढ़ाते जाएं। कब तक बढ़ाते जाएं? जब हमें परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह न्यूनतम मान जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक, फिर एक बार सुनिए, वैद्युत क्षेत्र का वह न्यूनतम मान जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम, वैद्युत क्षेत्र का न्यूनतम मान। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा परावैद्युत सामर्थ्य का? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया परावैद्युत सामर्थ्य का। ऐसे ही देखिए भंजन या भंजक विभवांतर। देखिए भंजक विभवांतर क्या हो जाएगा? जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमें उसके पृष्ठ पर विभवांतर स्थापित करना होगा, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर उसमें परावैद्युत भंजन प्राप्त हो जाए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर उसमें परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाए, उसके लिए भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा संधारित्र के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट, आपसे पूछ सकता है कि संधारित्र में दूसरी प्लेट का कार्य क्या होता है, तब आप बताएंगे कि संधारित्र में, किसी भी संधारित्र में दूसरी प्लेट का कार्य यह होता है कि वह पहली प्लेट के आकार को परिवर्तित किए बिना उसके विभव को कम करती है। कि संधारित्र में दूसरी प्लेट का कार्य क्या हो गया? कि संधारित्र में दूसरी प्लेट का कार्य यह होता है कि वह पहली प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करती है। किसको कम करती है? विभव को। ठीक है, तो दूसरी प्लेट का कार्य क्या हो गया कि संधारित्र में दूसरी प्लेट पहली प्लेट के विभव को कम करती है। ठीक, ये बात हो गई। अब पूछते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश कितना होता है? नेट आवेश, आप जैसा जानते हो कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण बराबर व प्रकृति विपरीत होती है, अतः नेट आवेश कितना हो जाए? एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरी पर माइनस क्यू आवेश होगा, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। तो संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। ठीक, अब देखिए संधारित्र का परिपथ प्रतीक क्या होता है? परिपथ प्रतीक, संधारित्र का परिपथ प्रतीक देखिए होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपको ये दो डंडे दिखाई दे रहे हैं, ये संधारित्र की प्लेटों को व्यक्त करेंगे, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये संयोजन तार को। ठीक है, ये भी हो सकता है।
और अगर इसमें एक डंडा छोटा बड़ा कर दें तो हमारी बैटरी को, सेल को, वो जो प्रदर्शन होता है पर प्रतीक वो सेल का होता है। अब देखिए ये भी हो सकता है संधारित्र का प्रतीक। ये आपका परिवर्ती संधारित्र के लिए, ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता बदलती रहती है, तो ये आपका परिवर्ती संधारित्र का प्रतीक हो गया। ठीक है, ये संधारित्र के बारे में हम लोगों ने अभी कुछ चर्चा की, आप इसको अच्छे समझेंगे, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम पर नया टॉपिक। ठीक है।